तो यहाँ पर आपके लिए लेकर आ गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए। और चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग इसको भी अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर 2025 में जो भी हमारे साथी समाज शास्त्र का पेपर देने जा रहे हैं ना, उनके लिए यहाँ प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने। पूर्णांक इसमें 100 नंबर का आपका होगा और समय 3 घंटे 15 मिनट इसमें आपको दिया जाएगा। प्रारंभ के 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाएंगे, ठीक है ना। सभी प्रश्न आपके लिए करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सामने दिए गए हैं और प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और प्रश्न संख्या 11 से लेकर 20 तक आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग आपको 25 शब्दों में देना होगा। और प्रश्न संख्या 21 से लेकर 26 तक आपके लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग आपको 50 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 27 से लेकर आपके 29 तक आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे और जिनका उत्तर आपको लगभग 150 शब्दों में आपको देना है। इतनी बात आपके पेपर के बारे में रही। और चलिए अब प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न देखिए आपका क्या हो जाएगा, ठीक। और सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं और इससे रिलेट करिएगा और सारे प्रश्न आपको एग्जाम में इस बार भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। किसने की थी? स्वा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन सी एक नगरीय समाज की विशेषता नहीं है? ऐसी कौन सी है जो नगरीय समाज की विशेषता नहीं है, आपको ये बताना है। तो क्या हो जाएगा? कृषि आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृषि आपका हो जाएगा। एनएसए ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन 1798, ध्यान दीजिएगा। एनएसए ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन 1798 पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये आपके थॉमस रॉबर्ट माल्थस। कौन थे? थॉमस रॉबर्ट माल्थस। ये इन्होंने ही दिया था, मतलब कि जो जनगणना थी, जनगणना जनगणना का सिद्धांत सबसे पहले माल्थस ने ही दिया था। या ध्यान दीजिएगा। जाति क्या है? जाति एक समूह है। क्या है? जाति एक क्या है? समूह है। आपको यह ध्यान दीजिएगा। राज्य क्या है? राज्य एक संस्था आपकी होती है। क्या होती है? संस्था आपकी होती है। सामाजिक स्तरीकरण का तात्पर्य क्या है? सामाजिक असमानता आपका हो जाएगा। किसका? सामाजिक स्तरीकरण का तात्पर्य क्या है? सामाजिक असमानता आपकी हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा चिपको आंदोलन का एक उदाहरण है? आपको ये बताना है। तो पारिस्थितिकी आंदोलन। क्या हो जाएगा? पारिस्थितिकी आंदोलन आपका हो जाएगा। चिपको आंदोलन का एक उदाहरण आपका हो जाएगा। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 2005 में पारित किया गया। कब पारित किया गया? 2005 में पारित किया गया। पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर होते हैं? आपको ये बताना है। तो पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर आपके होते हैं। कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर आपके होते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। हरित क्रांति का प्रारंभ किस दशक में हुआ? तो 1960 से 70 के बीच में होता है। कब से कब होता है? हरित क्रांति का प्रारंभ किस दशक में होता है? 1960 से 70 के दशक में आपका होता है। खंड ख की बात करेंगे। आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न आपके लिए हो जाएगा। कौन सा? अति लघुत्तरीय प्रश्न। ग्रामीण समुदाय को परिभाषित करना है आपको। किसको? ग्रामीण समुदाय को परिभाषित करना है। ध्यान दीजिएगा। ग्रामीण समुदाय से तात्पर्य उस समुदाय से है जो गांवों में रहता है, कृषि तथा उससे जुड़ी गतिविधियों से संबद्ध है, जहां की जनसंख्या घनत्व निम्न है तथा सामाजिक संरचना नातेदारी और परिवार के सदस्यों पर निर्भर करता है, ठीक है। चलिए, जनसंख्या वृद्धि दर से आप क्या समझते हैं? आपको ये बताना है। किससे? जनसंख्या वृद्धि दर से आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना। जनसंख्या वृद्धि दर एक विशिष्ट अवधि में व्यक्तियों की संख्या में परिवर्तन से है। इसे जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर से रूप में भी परिभाषित किया जाता है। संस्कृति को परिभाषित कीजिए। देखिए, संस्कृति शब्द का प्रयोग शास्त्रीय संगीत, नृत्य एवं चित्रकला में परिष्कृत रुचि का ज्ञान प्राप्त करने के संदर्भ में किया जाता है। टायलर महोदय के अनुसार संस्कृति जिनमें ज्ञान, आस्था, कला, नैतिकता, कानून तथा प्रथा तथा मनुष्य के समाज के सदस्य के रूप में होने के फलस्वरूप प्राप्त अन्य क्षमताएं तथा आदतें शामिल हैं, ठीक है ना। दिव्यांगों की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख आपको करना है। तो किसी शारीरिक या मानसिक विकार के कारण एक सामान्य मनुष्य की तरह किसी कार्य को करने में परेशानी न कर पाने की क्षमता को दिव्यांगता के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है ना। दिव्यांगों की प्रमुख समस्याएं की बात करेंगे। सीमित पहुंच, सामाजिक कलंक और भेदभाव आपका हो जाएगा, शैक्षिक बाधाएं हो जाएंगी, रोजगार असमानताएं हो जाएंगी, वित्तीय तनाव आदि आपका हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा।
सांप्रदायिकता को स्पष्ट करना है आपको। किसको? सांप्रदायिकता को स्पष्ट करना है। सांप्रदायिकता से तात्पर्य उस संकीर्ण मनोवृत्ति से है जो धर्म और संप्रदाय के नाम पर पूरे समाज तथा राष्ट्र के व्यापक हितों के विरुद्ध व्यक्ति को केवल अपने व्यक्तिगत धर्म के हितों को प्रोत्साहित करने तथा संरक्षण देने की भावना को महत्व देती है। नागरिक समाज से क्या तात्पर्य है? तो नागरिक समाज का तात्पर्य सरकार तथा व्यावसायिक संगठनों से, इतर सामाजिक संगठनों से है जो स्वेच्छा तथा सामाजिक कल्याण की भावना से जनता की सेवा करते हैं। इसके उदाहरण में गैर सरकारी संगठन, उपभोक्ता संगठन आदि आपका हो जाए। औद्योगिक समाज की 3 विशेषताएं आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, औद्योगिक समाज की 3 विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट ये भी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। औद्योगिक समाज से तात्पर्य ऐसे समाज से है जहां विनिर्माण, उत्पादन और आर्थिक गतिविधि मुख्य रूप से कृषि के बजाय मशीनीकृत उद्योग पर आधारित होती है। इनकी 3 विशेषता हैं: प्रौद्योगिकी का व्यापक प्रयोग, सामाजिक परिवर्तन में सुगम बनाना, श्रम विभाजन आपका हो जाएगा। कृषक वर्ग से आप क्या समझते हैं? तो कृषक वर्ग से तात्पर्य समाज के उस वर्ग से है जो अपने आर्थिक संसाधन एवं जीविकोपार्जन के लिए पूर्ण रूप से कृषि या अन्य कृषि गतिविधियों के संबंध है। सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित आपको करना है। ध्यान दीजिएगा, सामाजिक परिवर्तन किसी समाज की सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन से है जिसमें सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक व्यवहारों या सामाजिक संबंधों में परिवर्तन होता है। जनजाति से आप क्या समझते हैं? तो जनजाति वह मानव समुदाय है जो एक अलग निश्चित भूभाग में निवास करता है और जिनकी एक अलग संस्कृति, अलग रीति रिवाज तथा अलग भाषा होती है। ये अमूमन प्राकृतिक पूजक होते हैं। ठीक है ना। लघुत्तरीय प्रश्न की बात करेंगे, क्षेत्रवाद क्या है? क्षेत्रवाद को नियंत्रित करने के लिए सुझाव देना है आपको। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। ऐसी स्थिति जिनमें किसी विशिष्ट क्षेत्र या क्षेत्र के अधिकार या प्रभाव को प्रोत्साहित किया जाता है उसे क्षेत्रवाद कहा जाता है। क्षेत्रवाद को नियंत्रित करने के लिए सुझाव शिक्षा के माध्यम से एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण का विकास कर इसके दुष्परिणामों के बारे में जागरूकता का विकास करना है। राज्यों के बीच आर्थिक सामाजिक भागीदारी युक्त परियोजनाओं का निर्माण करना। सभी क्षेत्रों का विकास किया जाना चाहिए ताकि कोई भी राज्य स्वयं के विकास की प्रक्रिया से अलग महसूस ना करे। राजनीतिक पार्टियों द्वारा क्षेत्रवाद को मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। भारत में हुए भूमि सुधारों का संक्षिप्त वर्णन आपको करना है। भूमि सुधार से आशय भू संबंधों में सुधार से है, साथ ही यह कृषि क्षेत्र में निहित संभावनाओं के दोहन के लिए तकनीकी सुधारों की भी अपेक्षा करता है। भूमि सुधार के 2 आयाम आपको बताना है, संस्थागत सुधार, तकनीकी सुधार। ठीक है, तो संस्थागत सुधार के अंतर्गत जमींदारी उन्मूलन के जरिए मध्यम वर्गों का अंत, गैर कानूनी वसूली की समाप्ति, हदबंदी कानून का निर्माण, चकबंदी के जरिए भूमि के टुकड़ों की इकट्ठा करना, लगान में कमी आदि आपका हो जाएगा। तकनीकी सुधारों के अंतर्गत सिंचाई, बीज, उर्वरक, कीटनाशक, खरपतवारनाशक, ऊर्जा, ऋण भंडारण, विपणन आदि आपका हो जाएगा। सामाजिक आंदोलन को परिभाषित कीजिए तथा इसके प्रकार बताइए। तो सामाजिक आंदोलन को बड़ी संख्या में लोगों द्वारा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक या सांस्कृतिक परिवर्तन लाने या बाधित करने के लिए एक संगठित प्रयास के रूप में परिभाषित किया जाता है। सामाजिक आंदोलन में एक लंबे समय तक निरंतर सामूहिक गतिविधियों की आवश्यकता होती है। ऐसी गतिविधियां प्रायः राज्य के विरुद्ध होती हैं तथा राज्य के नीति तथा व्यवहार में परिवर्तन की मांग करती है। सामाजिक आंदोलन के 3 प्रकार के होते हैं, सुधारवादी सामाजिक आंदोलन, यानी प्रतीयानात्मक सामाजिक आंदोलन, क्रांतिकारी सामाजिक आंदोलन आपका हो जाएगा। जाति और वर्ग में अंतर आपको बताना। जाति और वर्ग में अंतर, जाति जन्म से निर्धारित होती है जबकि वर्ग समाज में किसी आर्थिक और सामाजिक स्थिति के सुधार निर्धारित करता है। जाति में अनुष्ठान, पवित्रता, स्थिति आदि शामिल है जबकि वर्ग का प्रतिनिधित्व समाज में किसी व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा पर निर्भर करता है। ठीक है, जाति में लोकतंत्रात्मक चरित्र नहीं पाया जाता क्योंकि इससे उन्हें जन्म से श्रेष्ठ या निम्न समझा जाता है, जबकि वर्ग में लोकतंत्रात्मक चरित्र का सम्मान किया जाता है। भारत में सांस्कृतिक विविधता पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है। तो भारतीय संस्कृति अपनी विशाल भौगोलिक स्थिति के समान अलग अलग है। क्या है? अलग अलग है। ठीक है ना। और यहाँ के लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, भिन्न भिन्न धर्म का पालन करते हैं, अलग अलग भोजन करते हैं, किंतु
स्वभाव एक जैसा होता है। भारतीय संस्कृति के बारे में पंडित मदन मोहन मालवीय का कहना है कि भारत की संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की भावना में विश्वास करती है। उदारीकरण के परिणामों का उल्लेख। उदारीकरण के बाद उद्योगों की स्थिति में सुधार हुआ, औद्योगिक उत्पादन विविधता आई, भारतीय उद्योगों को विदेश में उच्च तकनीक प्राप्त करने का अवसर मिला। उदारीकरण का सबसे सकारात्मक प्रभाव सेवा क्षेत्र में बढ़ा। वर्तमान में जीडीपी का अधिकांश हिस्सा इसी क्षेत्र में आता है। ठीक है, आगे चलेंगे। स्वतंत्र भारत में महिला आंदोलन का वर्णन कीजिए। तो भारत में महिला आंदोलन की शुरुआत 19वीं सदी में समाज सुधार आंदोलन के रूप में हुई थी। महिलाओं के आंदोलन का विषय स्वरूप प्रत्येक सदी में परिवर्तन होता रहा। 10वीं और 20वीं सदी में यह जागरूकता व कानूनी सुधारों के रूप में परिणित हुआ। वहीं 21वीं सदी में न्यायालय के निर्णयों, शिक्षा में आधुनिकीकरण व वैश्वीकरण ने महिला आंदोलनों को दिशा प्रदान की है। आज़ादी के बाद सबसे बड़ा महिला आंदोलन उत्तराखंड में चिपको आंदोलन को माना जा सकता है। इस आंदोलन में महिलाएं पेड़ों को काटने से बचाने के लिए गैरा देवी के नेतृत्व में एक आंदोलन प्रारंभ किया। पेड़ों को बचाने के लिए औरतें एक अनोखा रास्ता निकाला। जब वन विभाग के ठेकेदार पेड़ को काटने आते ही तो महिलाएं पेड़ों से चिपक जाती थी, जिससे पेड़ों को बचाने में सफल रहीं। दिसंबर 2021 में निर्भया के मामले में महिलाओं ने सांसद से लेकर सड़क तक आंदोलन किया तथा अपने हक के लिए लड़ी। इसके देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर देश का ध्यान आकृष्ट करने में सफल रही। संपत पाल के नेतृत्व में गुलाबी गैंग को भी घरेलू हिंसा के खिलाफ महिला आंदोलन के रूप में देखा जा सकता है। आंध्र प्रदेश में 90 दशक में शराब विरोधी आंदोलन को भी महिला आंदोलन के एक उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है, जिसके कारण 1995 में पूरे प्रदेश में शराब प्रतिबंधित हो गया था। ध्यान दीजिएगा, दहेज प्रथा क्या है, समाज इसके दुष्परिणामों का वर्णन कीजिए। समाज पर इसके दुष्परिणामों का आपको वर्णन करना है। तो विवाह के अवसर पर कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष को उपहार के रूप में जो भेंट दी जाती है उसे दहेज कहते हैं, किंतु वर्तमान में यह विवाह का आवश्यक अंग बन गया है। इस कारण से इसे दहेज प्रथा मान लिया गया है। यह एक सामाजिक बुराई है। सरकार द्वारा इस सामाजिक बुराई को समाप्त करने के लिए दहेज निषेध अधिनियम 1961 बनाया गया, जिसमें प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद दहेज लेता या देने के लिए उकसाता है तो उसे कम 5 साल के लिए कैद और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। किंतु इस समस्या की सामाजिक प्रकृति के कारण यह कानून हमारे समाज में वांछित परिणाम देने में विफल रहा। दहेज प्रथा के दुष्परिणाम की बात करेंगे। लैंगिक भेदभाव। दहेज प्रथा के कारण कई बार यह देखा गया है कि महिलाओं को एक दायित्व के रूप में देखा जाता है और उन्हें अक्सर अधीनता हेतु विवश किया जाता है। ठीक है ना, कई महिलाएं अविवाहित रह जाती हैं। परिवार की आर्थिक सही न होने के कारण कई महिलाएं अविवाहित रह जाती हैं, क्योंकि उनके माँ बाप दहेज देने में सक्षम नहीं होते हैं। महिलाओं के विरुद्ध अपराध। कुछ मामलों में दहेज प्रथा महिलाओं के खिलाफ अपराध को जन्म देती है। इसमें भावनात्मक शोषण और चोट के लेकर मौत तक शामिल है। इसके अतिरिक्त महिलाओं के करियर को प्रभावित करना, महिलाओं का वास्तुकरण आदि भी शामिल है। भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके सामाजिक परिणामों की विवेचना कीजिए। ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, निवेश तथा सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से विश्व के विभिन्न देशों के बीच सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक अंतक्रिया व एकीकरण की प्रक्रिया को भूमंडलीकरण कहते हैं। भूमंडलीकरण के सामाजिक परिणाम। यानी भूमंडलीकरण ने भारतीय समाज में संस्कृतियों को काफ़ी गहरे रूप में प्रभावित किया है। इसके प्रभाव में से भारत में वेशभूषा, खान पान, संगीत, भाषा, विचार आदि क्षेत्रों में कई परिवर्तन देखे जा सकते हैं। महिलाओं में यहाँ चुस्त कपड़े पहनने का प्रचलन बढ़ा है, वहीं पुरुषों में कोट पैंट एवं हाई पहनने का प्रचलन दिखता है। और एक और भूमंडलीकरण ने भाषा की तकनीक के रूप में समृद्ध किया है। वहीं दूसरी ओर मातृभाषा पर विदेशी भाषाओं का प्रभाव दिखता है। साहित्य के क्षेत्र में भूमंडलीकरण ने पूंजीवाद मानसिकता की अहमियत बढ़ा दी है और पारंपरिक नैतिकवादी साहित्य को तुलनात्मक दृष्टि से कम उत्पादक होने के कारण उपेक्षित होने लगी है। संगीत के क्षेत्र में भूमंडलीकरण ने भारतीय शास्त्रीय संगीत एवं लोक संगीत को लोकप्रियता को कुछ हद तक कम किया है और पॉप संगीत आदि के नाम पर कोलाहल का बाजार बढ़ा है। इस तरह कहा जा सकता है कि भूमंडलीकरण ने भारतीय समाज को कई रूपों में प्रभावित किया, जिसका प्रभाव भारतीय समाज में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अथवा में हरित क्रांति के ग्रामीण समाज पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए।
हरित क्रांति का आशय कृषि उत्पादन व तीव्र वृद्धि से है, जो अधिक उपज देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों व नई तकनीक के प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुई है। इस क्रांति के फलस्वरूप फसलों की उत्पादकता में काफ़ी वृद्धि हुई। भारत में हरित क्रांति को औपचारिक तौर पर वर्ष 1966 से 67 में अपनाया गया था। सकारात्मक प्रभाव हरित क्रांति की वजह से भारत के ग्रामीण समाज में व्यापक स्तर पर बदलाव आया था। ठीक है ना, ये भी आप कर लीजिएगा। इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण या ग्रामीण समाज का बाजारोन्मुख व गतिशील होना। अब कृषि जीविकोपार्जन के साधन के बजाय ग्रामीण समाज को आय का मुख्य स्रोत बन गई। किसानों की आय बढ़ने से उनके सामाजिक एवं शैक्षिक स्तर पर का विकास हुआ। पारंपरिक संयुक्त परिवारों के स्थान पर एकल परिवार की व्यवस्था प्रचलित में आई। पारंपरिक प्रथाएं टूट गई, जैसे जजमानी प्रथा, वस्तु विनिमय आदि को समाप्त किया। नकारात्मक प्रभाव छोटे एवं सीमांत किसानों की तुलना में बड़े किसानों के लिए अधिक लाभप्रद रही। अतः असमानत बढ़ी। असमानता में वर्ग संघर्ष को जन्म दिया, जैसे नक्सलवाद। अब ग्रामीण समाज भी नैतिक समस्याओं से स्फूल न रहा, जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नशा एवं शराब के सेवन की प्रवृत्ति का बढ़ना। मशीनों के बढ़ते प्रयोग ने ग्रामीण महिलाओं के घर तक सीमित कर दिया। ठीक है, सामाजिक सर्वेक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। तो सामाजिक सर्वेक्षण सामाजिक अनुसंधान की एक पद्धति मानी जाती है। इसका अर्थ सामाजिक अनुसंधान की उस पद्धति से है जिसके द्वारा अनुसंधानकर्ता घटनास्थल पर जाकर उसका वैज्ञानिक रूप से अवलोकन करता है तथा उसके संबंध में जानकारी प्राप्त करता है। सामाजिक सर्वेक्षण से प्रमुख उद्देश्य: तथ्यों का संकलन। सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य अध्ययन हेतु चुने हुए सूचनादाताओं से उनके सामाजिक जीवन अथवा सामाजिक समस्या के संबंध में तथ्यों का संकलन करना है। समस्याओं का अध्ययन। सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य प्रायः उपयोगितावादी होती है, क्योंकि इनके द्वारा सामाजिक एवं व्यवहारिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है तथा उनके समाधान हेतु रचनात्मक कार्यक्रम बनाए जाते हैं। ठीक है ना। और कार्य कारण संबंधों की खोज। सामाजिक सर्वेक्षण सामाजिक समस्याओं के कारणों पर तथा उनके परिणामों का अध्ययन में सहायक होता है। किसी समस्या का समाधान तब तक संभव नहीं है जब तक हमें उसके कारणों का विस्तृत ज्ञान न हो। उपकल्पनाओं का निर्माण। सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य उपकल्पनाओं के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। यह उपकल्पनाओं की सत्यता की जांच करने में भी सहायक है। सामाजिक नियोजन में सहायक। सामाजिक सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त ज्ञान सामाजिक नियोजन में सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त नीति निर्धारण एवं मार्गदर्शन एवं पूर्वानुमान में भी सहायक है। उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट होता है कि सामाजिक सर्वेक्षण आज के आधुनिक युग में अपने महत्व के कारण काफी लोकप्रिय होता जा रहा है। अथवा की बात करेंगे, नातेदारी को परिभाषित कीजिए तथा इसके प्रकारों की विवेचना कीजिए। तो वे सभी व्यक्ति जो रक्त संबंध अथवा समाज द्वारा मान्य किसी निकट संबंध की परस्पर अनुभूति रखते हैं और तदनुरूप आपस में व्यवहार करते हैं, नातेदार कहलाते हैं। और इस पर आधारित समूह में आंतरिक विभेदीकरण एवं संगठन की व्यवस्था नातेदारी व्यवस्था कहलाती है। नातेदारी रक्त संबंध या विवाह संबंध पर आधारित हो सकता है। प्रमुख विद्वानों ने इस निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया। रेडिक्लिफ ब्राउन के अनुसार नातेदारी था वह व्यवस्था है जो व्यक्तियों को व्यवस्थित सामाजिक जीवन में परस्पर सहयोग करने की प्रेरणा देती है। चार्ल्स विनिक के अनुसार नातेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध आते हैं जो कि अनुमति और वास्तविक वंशावली संबंधों पर आधारित। नातेदारी के प्रकार ध्यान दीजिएगा। नातेदारी दो प्रकार की होती है। प्रथम रक्त मूलक नातेदारी तथा द्वितीय विवाह मूलक नातेदारी। जिस परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है उससे सदस्यों के साथ बत उसका रक्त संबंध होता है, उसे रक्त मूलक नातेदारी होती है। विवाह के पश्चात जो नए रिश्ते बनते हैं उन्हें विवाह मूलक की नातेदारी कही जाती है, जैसे जीजा साली, मौसा मौसी, सास ससुर आदि आपका हो जाएगा। तो ये फुल प्रैक्टिस सेट आपका मॉडल पेपर आपका हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत।